आज हमारे साथ एनजीओ फिल्म के दो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने छोटे से शहर रुद्रपुर में रहकर एक फीचर फिल्म बनाई और उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कराया है। आज वो हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने ये फिल्म क्यों बनाई, उनका सब्जेक्ट क्या था और आगे उनके आने वाले वक्त में क्या प्रोजेक्ट है। तो लीजिए बात करते हैं हम सीधे दीपक गौतम से और चंदन गौतम से। ये दोनों ही इस फिल्म के एनजीओ फिल्म के डायरेक्टर हैं। सबसे पहले मैं दीपक गौतम से पूछना चाहूँगा कि एनजीओ फिल्म जो है ये क्या सब्जेक्ट है और इसको बनाने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नाइस सर कि इंडिया नज़र हमारे इस न्यूज़ को कवर कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो इंडिया नज़र के दर्शक हैं उनको भी मेरा हाथ जोड़ कर बहुत बहुत नमस्कार। तो जो आपका पहला सवाल है, क्या सवाल? एनजीओ फिल्म बनाने का उद्देश्य क्या है और इसके सब्जेक्ट क्या है। एनजीओ फिल्म 3 कहानियों का मिश्रण है। सबसे पहले एनजीओ नाम से ही आपको पता चलता है एनजीओ 3 कहानी। पहली कहानी ये कहती है कि जो पलायन पे हम लोग काम कर रहे हैं, कि पलायन की वजह से हम पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, तो यहाँ के लोग स्कूल ना होने की वजह से, शिक्षा ना होने की वजह से, रोजगार ना होने की वजह से और बहुत सारे विकास की जो चीजें हैं जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, महानगरों में, मेट्रो सिटीज में, जिस वजह से लोग पलायन कर जाते हैं। तो एक तो पलायन, दूसरा ये है कि एक पॉलिटिकल थ्योरी है कि आप देखते होंगे जो ऊपर पॉलिटिक्स में लोग बैठे हैं, एक सीएम की स्टोरी है, थोड़ा सा फाइंड किया गया है जहाँ की सीएम ठरकी होता है। और एक तीसरी कहानी है शिक्षिका की, जो एक लड़की है स्कूल में पढ़ाती है और वो देखती है कि जो गरीब बच्चे, वहाँ सिर्फ एक ही स्कूल है और वो गरीब बच्चे वहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं और जो स्कूल का जो मालिक है वो चाहता ही नहीं कि यहाँ स्कूल बने। तो ऊपर लेवल के लोगों से मिला हुआ है कि आप विकास यहाँ मत कीजिए, मेरे से जितना पैसा आप लेते रहिए, लेकिन स्कूल मेरे ही रहेगा, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पैसे वो रेस करता है। तो एक टाइम के बाद वो जब रिक्वेस्ट करती है कि एक बच्चा फीस नहीं दे पा रहा है कोरोना की वजह से, तो आप उसका एग्जाम ले लीजिए, और वो जब एग्जाम नहीं हो पाता है, देने दिया जाता है फीस की वजह से, तो स्कूल रिजाइन करते हैं और एनजीओ को लेकर। 3 कहानियों का मिश्रण है, पलायन, पॉलिटिकल ड्रामा और एक लव ट्रायंगल, एक लड़का और 3 उसके पीछे बीमार लड़कियां। तो इस तरीके का एक है कॉकटेल। चंदन, पूछना चाहूँगा कि बहुत कम उम्र में डायरेक्शन के फील्ड में जाना कैसा लगा। सबसे पहले मैं भी यही कहूँगा, थैंक यू इंडिया नज़र कि आप हमारी न्यूज़ को कवर कर रहे हैं और एनजीओ को, हम एनजीओ के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस एज में डायरेक्शन करना, सबसे पहले तो मेरे सपोर्ट मेरे भैया रहते हैं साथ में, हम लोग डायरेक्टर पार्टनर्स हैं। तो वो चीज़ एक तो सबसे पहले तो डायरेक्शन करना इस एज में वो बहुत ज़्यादा ऐसा टफ काम भी नहीं होगा, मज़ा आता है उस चीज़ों को लेकर। क्योंकि मज़ा इसलिए आता है क्योंकि इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट रहता है उस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है। उस काम को जितना करते जाओ उतना ज़्यादा मज़ा आता है। तो वही है, बस मज़े के लिए उस काम में जितना इंटरेस्ट आ रहा है उतना अंदर से उसी चीज़ के लिए पैशन है, तो फिर कोई फील ऐसा नहीं होता कि एज कम है, एज ज़्यादा है, बस लगता है कि हाँ बस काम करना है। हाँ, दीपक, पूछना चाहूँगा इसकी कास्टिंग कैसी की और उसमें किरदार क्या है, उनकी क्या भूमिका है, उनकी किरदार में कौन। देखिए सर, इसकी कास्टिंग जो हुई है, सबसे पहले हीरोइन को ढूंढना मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि जो मुझे रोल चाहिए था, मेरे पास और भी एक्ट्रेस थे, उनको ले सकता था, लेकिन जो मेरा दिमाग देख रहा था, मुझे एक मल्लिका शेरावत जैसी लड़की चाहिए थी, खूबसूरत सी, जो लंबी चौड़ी हो, खूबसूरत भी हो। तो बहुत टाइम हम लोगों ने सर्च किया, मेरे ख्याल से आपको भी उस समय कहा था मैंने आपसे भी, क्योंकि आप भी हाँ सीनियर हैं इस लाइन के, तो और बाकी लोगों से भी कहा था, तो वो सर्च मिल नहीं पा रहा था। तो एक कर्मा प्रोडक्शन हाउस के ऑनर हैं रेनू मौर्य, जो उनकी बहन थी हेमा। तो एक टाइम पे जैकी श्रॉफ साहब की कोई फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उस समय बतौर एक्टर मेरे पास उनके लिए फोन आया था। तो उस समय से उनसे मेरी थोड़ी सी जान पहचान मेरी हो गई, तो उनसे मैंने फिर इंसिस्ट किया कि आप मेरे को एक एक्ट्रेस दें। तो उन्होंने कई लोगों की मेरे पास प्रोफाइल्स भेजी और जिसमें से एक रेनू मौर्य सिलेक्ट हुई, जो उन्हीं की रियल सिस्टर थी, जो मेरे को शूटिंग के दौरान बाद में पता चला, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेस थी जो मेरे दायरे में फिट नहीं हो रही थी। लेकिन जब मैं रेनू मौर्य की मैंने पहले फोटोज देखी, फोटोज में मुझे मजा नहीं आया। फिर हम हल्द्वानी बीकानेर में जब पहली बार मिले और पहली बार जब वो इसने एंट्री की चश्मा वश्मा लगा के पूरा, तो मुझे लगा कि यही इसी की तलाश थी हमें, और मेन जो मेरा किरदार था रेनू मौर्य में मिली। उसके साथ फिर लोग होते हैं ना, सम रिलेशंस की छोटी फिल्म बन रही है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ सम रिलेशन से आते हैं, फिर कुछ किसी के थ्रू चीज़ें हुई। तो फिर उसमें संजय बाषाण जी, जो कि एक पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर में इंजीनियर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर हैं, उसके बाद वो डॉक्टर भी हैं, तो मल्टीटास्किंग पर्सन है और सीनियर भी थे, प्रोड्यूसर भी हैं वो। तो हम
एक सर्च चल रहा था, तो सबसे पहले मुझे बताते हुए कोई चेक नहीं हो रहा कि भूषण छाबड़ा जी जो रहते हैं वो मेरे जहन में ये थे कि इनको सीएम बनाया जाए। लेकिन मैं उनके पास जब पहले बार गया तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, उनके पास डेट्स वगैरह नहीं था या कुछ किसी काम में बिजी थे या जो भी रहा हुआ। तो फिर फिर मैंने पैसे भी ऑफर किया कि सर मैं इतने पैसे आपको दे सकता हूँ पर डे, आप प्लीज मेरे प्रोजेक्ट से जुड़ जाइए, क्योंकि मुझे कैरेक्टर चाहिए था ओमपुरी जैसा, जो ओमपुरी जैसा दिखता हो, जिसके गालों पे चेचक हो और मतलब लुक लाइक वैसा हो। तो उनके गालों पे चेचक तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन उनका जो कैरेक्टर हो, जो दाढ़ी वाड़ी रख लेते हैं भूषण छाबड़ा जी, तो कुछ वैसे लगते हैं। तो जो भी रहा नहीं हो पाए, तो फिर हमारा सर्च जारी था कि उस कद काठी का, उसी लंबाई का कोई मिले। तो वो फिर एंड ऑफ द डे जो हमारी फिल्म की प्रोड्यूसर अनीता दीदी, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया, और राजा ठाकुर जी हैं जो उस समय हमारे संग लगातार लगे हुए थे, उन्होंने इंसिस्ट किया कि एक बार आप बाछाड़ जी को ट्राई करके देखिए। तो उन्होंने जैसे ही बोला तो मेरे पास मतलब एक बार फट से निकल गया कि हाँ, अगर भूषण छाबड़ा जी नहीं तो बाछाड़ जी तो इस चीज को कर ही सकते हैं। उसका सेकंड लीड के लिए एनी को हमने लिया, क्योंकि वो हमारी प्रोडक्शन से है और कहीं ना कहीं उनको हमें लेना ही था। और बाकी फिर लोग जो जुड़ते हैं, लक्की भट्ट भाई, वो मेरे मित्र हैं बहुत पुराने हल्द्वानी से, या मैं फिल्म का जो एक सूत्रधार कह सकते हैं, तीनों कहानियों का जब समावेश होता है, जुड़ता है जो कहानी, तो उस पिलर की तरह मेरा जो कैरेक्टर है शेखर का, या मेरा छोटा भाई है चंदन, सुभान भाई हैं। तो सुभान भाई भी मेरे ख्याल से जो ईशान भाई हैं, सरफराज खान जिनके यहाँ पोस्ट प्रोडक्शन में GW म्यूजिक एंटरटेनमेंट, तो उनके थ्रू आए। फिर इसी तरीके से कैरेक्टर्स मिलते गए। फिर नारायण शाह जी हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, वो उन्होंने बहुत ही मेरी मदद की है शुरू से लेकर, जब शॉर्ट फिल्म बनाते थे, जब हमने इनिशियल डेज में शुरुआत की थी। और उनके बेटे हैं संजय शाह, तो उन्होंने फिर मोरल सपोर्ट किया। फिर उनका भी कुछ कैरेक्टर है नारायण शाह जी का, संजय शाह जी का, और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स उसमें आए वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू आए, या मैं पहले से इनको जानता था। मुझे लगता है कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिनको मैं नहीं जानता था। ये हो सकता है कि मेरी बात ना हुई हो, सिर्फ रेणु मौर्य को छोड़ दें तो बाकी सब या तो मुझे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जानते थे, या मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जानता था। तो ऐसा आपको बता दूं, मेरे साथ जो अभी चंदन है, ये मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं, और ये डायरेक्शन के साथ एडिटिंग करते हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, और भी बहुत खूबियाँ हैं। तो सीधे बात करते हैं, डीओपी भी है और डीओपी भी हैं। तो चंदन, मतलब कि एक साथ मल्टी टैलेंट होने के बाद एक साथ इतने काम कैसे कर पाते हो? पहले तो ना इंटरेस्ट टेक्निकल लाइन में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो तब से थोड़ा एडिटिंग में, जब होता है ना, जब नया नया स्टार्ट हुआ था, तो नया नया जब घर में फ़ोन आया था, तो उसमें उस टाइम था कि छोटे बच्चे होते हैं ना, क्यूरियस ज़्यादा होते हैं कि कभी ये देख लिया जाए, कभी वो देख लिया जाए। तो उस टाइम एडिटिंग ऐप जितने होते थे सबको इंस्टॉल करके देख रहे हैं, अच्छा इससे क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, इससे लाल हो रहा है, इससे पीला हो रहा है, फोटो ऐसे चेंज हो जाता है। अच्छा, तो वो सब देखते देखते ऐसे इंटरेस्ट उसमें जगने लग गया। तो एडिटिंग तो वहां से अपने आप से मतलब अंदर से आने लगे कि एडिटिंग कर रहे हैं, वहीं से करते करते कोई ऐसा कुछ परफेक्शन धीरे धीरे वहां से आने लग गया एडिटिंग में। और डीओपी का तो ऐसा है कि कैमरा फोटो खींचने, मतलब फोटो एडिट कर रहे हैं तो फिर अपने आप ही वहां से लगने लगा था, कैमरा होता तो एक अच्छा फोटो खींच पाते हैं हम अपना। तो वैसा इंटरेस्ट आने लग जाता था कैमरे के लिए कि, तो फिर जब दूसरे कैमरे देखते थे, यार एक बार कैमरे पकड़ने को मिले, कैमरा एक बार देखा जाए, कि उस टाइम फिर नया नया फोन आया था तो फोटो खींचने का मन करता था। तो फिर वहां से कैमरा और टेक्निकल लाइन में तो वहीं से इंटरेस्ट जग गया। जब मैं एडिटिंग करना जब शुरू किया मैंने, तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट हो गया कि अब तो कुछ टेक्निकल लाइन में देखना है, क्योंकि टेक्निकल लाइन के लिए इंटरेस्ट मेरा पहले से था जब से मैं एडिटिंग करने लग गया। तो उसके बाद से फिर वो करने लग गया। फिर वहां से फिर जब डायरेक्शन फील्ड में आ गए, क्योंकि हम जब फिल्म मेकर जब बने तो यहाँ पे आसपास हमारे यहाँ डायरेक्टर्स नहीं है रुद्रपुर में। जब फिर एज एक्टर जब हम काम करने लगे तो डायरेक्टर्स नहीं है, तो उसके लिए फिर हमें खुद बनना पड़ा डायरेक्टर। फिर वाली बात हो जाती है कि शेर के मुंह में एक बार खून लग जाता है, तो फिर अब डायरेक्शन छूट नहीं रहा है, फिर वाली बात हो गई। फिर जब डीओपी नहीं है, एडिटर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, और साथ में एक्टर भी हैं, तो बस वही है कि बस कुल मिला के मैं वो भी नहीं कहता मैं एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, ये हूँ। मैं कुल मिला के अपने आप को फिल्म मेकर समझता हूँ कि मैं एक फिल्म मेकर हूँ और मुझे फिल्में बनानी है बस। कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने क्या चीजें महसूस की? कैमरे के पीछे ये है कि कैमरे के पीछे अगर हमारी गलती भी है ना, तो हम आगे वाली की गलती बता देते हैं कि जैसे हमसे भी कुछ मिस्टेक हो रही है कि कैमरा ऐसा सही नहीं चल पाया, ये नहीं हो पाया, या कुछ फोकस का दिक्कत हो गया, तो हम फिर भी हम आगे वाली गलती नहीं, आपकी एक्टिंग ठीक नहीं थी तो वो चीजें कर देते हैं। और कैमरे के आगे ये है कि आपके ऊपर एक दायित्व रहता है कि आप उस रोल को जितना जस्टिफाई कर सकते हो। अभी मैम मेरे को भी ऐसा लगता है कि मेरी एक्टिंग उतनी परफेक्ट नहीं है, बट आई एम इम्प्रूविंग कंटिन्यूसली। मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि कंटिन्यूसली मेरी एक्टिंग और ज्यादा इम्प्रूव हो। और बेसिकली तो बनने तो एक्टर ही निकले थे,
बाद में फिल्म मेकर बन गए, डायरेक्टर बन गए, एडिटर बन गए। तो कैमरे के पीछे और आगे का डिफरेंस ये रहता है कि पीछे बस ये है कि हम डायरेक्शन जब देते हैं उन चीजों को लेकर कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो फिर वो सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है। सारी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि अच्छा एक्टर ऐसा कर रहा है, आप ऐसा कर रहे हैं, तो गलतियां कहाँ पे है। लेकिन जब कैमरा के आगे रहो तो हम गलतियां ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, हमें सिर्फ परफॉर्म करना होता है उस टाइम। तो वो चीजें रहती हैं। मेन चीज़ होती है कि फिल्म की कहानी और उसका स्क्रीन, दो चीज़ें बेहतर होती हैं और बेहतर लेखन होता है तो फिल्म आगे बढ़ती है और चीज़ें भी आगे बढ़ती हैं। जी तो ये एनजीओ की कहानी वन लाइन कैसे रखी और स्क्रीन प्ले कैसे रखी? देखिए सर, अब जो कहानी और स्क्रीन प्ले जैसा कि उसमें नाम भी आता है रिटन बाय दीपक गौतम, चंदन गौतम, तो हम दोनों का आपस में समावेश होता है। जैसे मैंने कोई थीम सोचा, 3 कहानियां इसमें क्यों रखी गई, इसके पीछे एक फिल्म थी उन्माद, 2018 10 अगस्त को रिलीज हुई थी। शाहिद कबीर जो इसके डायरेक्टर हैं, अब तो बहुत अच्छे संबंध हो गए सब। कुछ समय इनको मैं सिर्फ उनकी मैंने फिल्म देखी थी MX पर उन्माद, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हो गया था। और वो मुंबई रहते हैं, फिर मेरा सोशल मीडिया पर कनेक्ट हुआ, इस बार गया तो काफ़ी अच्छे हम लोग के घरेलू संबंध हो गए। अब उनकी जब मैं उन्माद देखी तो उनकी कहानी फिल्म जो थी 3 कहानियों का समावेश था, मॉब लिंचिंग और ये लव जिहाद और पॉलिटिकल सटायर, और ये जो गाय वाला मसला चल रहा था कि किस तरीके से हिंदू रक्षा दल वाले क्या क्या चीजें, उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया उन चीजों को अपने उन्माद के तहत। उन्माद का मतलब होता है गुस्सा, आक्रोश। तो वो चीज ना मेरे जहन में घर कर गई थी कि मेरी जो पहली फिल्म होगी वो इस तरीके की होगी। और क्योंकि मेरा थोड़ा सा सोचना अनुराग कश्यप जैसा भी एक मैं डार्क फिल्में ज्यादा सोच पाता हूँ, और चंदन करण जौहर जैसा कुछ, मतलब हम आपके हैं कौन जैसा सोचता है। तो जब वो मैं सोच रहा था तो एक मेरे मित्र हैं लकी भट्ट, हल्द्वानी के हैं, और मेरी बहुत घनिष्ठ मित्रता है, मेरे बकैती पार्टनर हैं। हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत फालतू की बातें करते हैं। तो उन एक जो उसमें कहानी आप देखेंगे पलायन वाला जो वो ऑरा है, वो लकी भट्ट भाई का वो आइडिया था, क्योंकि हम शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहे थे और वो सडनली वो फिर शॉर्ट फिल्म बनी नहीं, क्योंकि लकी भट्ट भाई का ऐसा है कि आज वो कहेंगे कि हम फिल्म बना रहे हैं, रातों रात हमारी फिल्म बन जाती है, रिलीज हो जाती है, सुपर डुपर हिट हो जाती है, और अगले दिन वो फिर अपने काम में है ना। और उनके लिए मैं इसलिए ऐसा बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे उनको कोई दिक्कत होगी नहीं, किसी और के लिए आप सोच समझ के बोलते हैं। तो वो उनका वन लाइनर था। और जो पॉलिटिकल मेरे दिमाग में था कि हाँ पॉलिटिक्स में ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि एज जब मैं मीडिया में वर्क कर रहा था तो मैंने सारी चीजों को महसूस किया कि क्या क्या चीजें ऑफ कैमरा होती है और ऑन कैमरा होती है। मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व किए, देखा है इन चीजों को कि किस तरीके से एक महिलाओं को पद दे दिए जाते हैं। मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया, मैं किसी को गलत है सही नहीं कह रहा हूँ। तो एक वो पलायन लकी भाई का जुड़ गया, ठीक है। और जो लव ट्रायंगल था, वो लव ट्रायंगल इसलिए था क्योंकि मुझे हीरो बनना था, सीरियसली मिक्सअप कर दिया। हाँ, तो सारी चीजों को हमने मिक्स कर दिया और इस तरीके से फिर वन लाइनर बन गया। और फिर मैं और मतलब ये मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा, फिर मैं और मेरे छोटे भाई चंदन हम दोनों बैठे और उसके बाद ये चीजें हुई। और मतलब अभी तो आप एज ए मीडिया पर्सन पूछ रहे हैं, आप भी डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, और लोगों को सपोर्ट करते हैं। हमारे से युवा टैलेंट को आपने काफी सपोर्ट किया है, बोलने को हर जनी कि आपको भी पता है कि उस समय मैं किसी दफ्तर में कार्यरत था और वहां बैठ के कहानी लिख रहा था। तो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया कि सर देखिए ये लिख रहा हूँ, और आपने कहा भी था कि गलत फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। तो आपने जितना बेहतर देखा इन चीजों को होते हुए, मेरे को लगता है किसी और ने देखा है। एनजीओ के लिए मुंबई तक का सफर कैसा रहा? मुंबई में किन लोगों से बात हुई और आगे क्या योजनाएं हैं फिल्म के बारे में, शॉर्ट फिल्म के बारे में या वेब सीरीज के बारे में? देखिए सर, यहाँ की दुनिया, मुंबई की दुनिया बहुत जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे हम लोग गिन के 4 लोग हैं, है ना, और हम आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं, बना रहे हैं, कोई अच्छा बना रहा है, मुझसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कोई कर रहा है। हम लोग एक कोई प्रोजेक्ट बनाने वाला होता है, हम लोग सब लोग मिलजुल के काम करने लग जाते हैं। लेकिन मुंबई बहुत हब है जहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं। और आपके जैसे जब लोग जाते हैं तो सच अगर वर्ड क्या बोलो कि आदमी की औकात मत दिख जाती है कि तुम यहाँ पे अपने आप को तुरंत खा समझ रहे थे, जो भी समझ रहे थे कि मुझे बहुत आता है। लेकिन जब जैसे आप मुंबई में एंट्री करते हैं तो जैसे आप ट्रेन से उतरते हैं तभी आपको पता चल जाता है कि आप ब्रह्मांड में अब क्या हो रहा है, सच क्या है, दुनिया की रियलिटी क्या है। तो वैसे में बहुत सारे लोगों से टकराया, बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। जब आप अपनी फिल्म को लेके जाते हो तो आप, मेरी फिल्म का एग्रीमेंट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर उस चीज़ को रिफ्यूज कर दिया वहाँ जाता है। तो ये सारी चीज़ों को देख के आपके मतलब जहन में सारी चीज़ें हिल जाती हैं कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद फिर फिल्म रिलीज होती है। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ सब लोग मिलजुल के कर लेते हैं। वहाँ हर आदमी को ना एक चांस चाहिए, अगर उसको चांस मिले वो आपको क्रॉस कर लेगा। आप प्रोड्यूसर के संग बैठ के 2 लोग मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले को चांस मिलेगा ना, आपको क्रॉस कर देगा। तो वहाँ पे वो सारी चीजें समझना, उसके बाद उससे मुस्कुरा के बात करना। मुझे तो यही सिखाया कि हम एक
बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस में क्या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में बैठा था कि आप थोड़ा हाइपर ज़्यादा चीज़ों को लेकर हो जाते हो, कोई बात नहीं, आप माइंड मत करो, वो 20 साल से वो इस इंडस्ट्री में और आप उनसे गलत बोल दिए। लेकिन चीज़ें क्या है, उन्होंने मेरी फिल्म उस समय वो करवाई थी, वो मेरा एक जिद था कि मेरे को अपनी फिल्म रिलीज करनी है, क्योंकि जहाँ मैंने शूट किया था वहाँ मेरा कमिटमेंट था कि मैं एमएक्स पर हंगामा पर रिलीज करूंगा। तो मेरा कहने का मतलब कि आप मेरा काम क्यों बिगाड़ रहे हो, है ना। तो ऐसे लोगों को भी आपको सहना पड़ता है जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में सस्टेन कर रहे हैं 20 सालों से, 25 सालों से या 15 सालों से, जिनकी वो है। और वहाँ का क्या है ना कि अगर आपका किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से भी किसी जमाने में किसी ट्रेन में आप बैठे हुए हैं और वहाँ पे तू मैं हो गई, वो बैठने के चक्कर उसकी सीट पे, अगर उसने आपको ऑब्जर्व कर लिया कि बंदा है, तो आज से 20 साल बाद आप डायरेक्टर बन गए और आपकी कोई चीज होने वाली है, कोई प्रोड्यूसर से और उस समय वो प्रोड्यूसर का आदमी है तो आपकी चीज खराब कर देगा। तो वो चीजें समझ में आ गई कि किसी से रिश्ते खराब नहीं करने हैं आपको, किसी के लिए हाइपर नहीं होना है, शांत रहना है और अपने काम पे फोकस करना है। तो इसका मेन है कि कितना बजट था ये एनजीओ का और किस ढंग से शूट कर पाए, क्या परेशानियां हुई हैं इसके अंदर? देखिए, बजट तो डिस्क्लोज करना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि एक इसमें प्रोड्यूसर्स नहीं थे। अनीता सिंह जो दीदी हैं वो मेन प्रोड्यूसर थी इनकी, उसके बाद सरफराज खान भाई पोस्ट प्रोडक्शन उन्होंने पूरा किया है, तो एक पार्टनर वो भी थे हमारे। और पूरी फिल्म का दामादार शुरू से, मतलब कहानी लिखने से लेकर सारी चीज़ें रही तो हम थे। एक हमारी को प्रोड्यूसर भी हैं इसमें एनी गौतम, तो 4-5-6 लोग का मिला हुआ जुला रूप है। बहुत सारे लोग जिससे जुड़े जिनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन वो किसी भी बेनिफिट को लेकर सिर्फ रिश्तों के लिए काम कर देते, तो वो तो डिस्क्लोज करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो भी बना जैसा ही बना, लोगों का जो समर्थन मिलता है आपको, प्यार मोहब्बत से चीज़ें हो गई बस। चंदन, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इस फील्ड में बने रहोगे, अभी चूंकि स्टूडेंट्स भी हो तुम, और साथ साथ में ये है कि आपकी भावी योजनाएं क्या है, कि ये इंडस्ट्री में बने रहोगे या और कुछ करोगे? नहीं, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, बीबीए सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं, आज ही कॉलेज से आया हूँ फिर आपके पास आया। तो स्टूडेंट तो मैं आज हूँ क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एज में, मतलब इस एरा जो एरा चल रहा है हमारा, इस टाइम में पढ़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो मेन एम था वो शुरुआत से फिल्म मेकिंग था, तो फिल्म मेकिंग था, एक्टर बनना था। तो फ्यूचर प्लानिंग भी मेरी यही है कि आज से लेकर मेरे हिसाब से मरते दम तक हम फिल्म मेकिंग करेंगे और इसमें ही काम करेंगे, ऐसा कुछ अलग से नहीं। ये थे मेरे साथ एनजीओ फिल्म के 2 डायरेक्टर भाई, और प्रतिभा अगर आपके अंदर है तो उस प्रतिभा को दिखाने में आपको जरूरत महसूस होती है, और इन दोनों भाइयों ने अपनी इस प्रतिभा को निखारा और एनजीओ फिल्म तक इसे ले गए। आने वाले वक्त में ये और भी तमाम काम कर रहे हैं, और इंडिया नज़र की दोनों भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आगे आने वाले वक्त में अच्छे प्रोजेक्ट लाएं और इसी तरह से बने रहें। धन्यवाद।